हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 3D की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि जो पिछली क्लास थी वो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, और कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट के अंदर अगर एक आधा डाउट रह जाता है, मान लो मैं अपनी तरफ से पूरी बढ़िया तरीके से बताऊँ, कोशिश करूँ। कई तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक तो ऐसे जो सबको आसान लगते हैं या फिर सबको मुश्किल लगते हैं। कई ऐसे कंसेप्ट हैं, हो सकता है आपको आसान लगे, किसी और को मुश्किल लगे। वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। किसी को किसी तरह की बात आसानी से समझ में आ जाए, किसी को किसी तरह की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई कंसेप्ट आपको मुश्किल लगता है तो हो सकता है वो सबको मुश्किल लगे, या हो सकता है आपको उस टाइप के कंसेप्ट मुश्किल लगते हों। तो उसका इलाज क्या है? नंबर 1, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बार बार देखो, उसी वक्त 3-4 बार देखो, समझने की कोशिश करो और उसके ऊपर खुद टाइम इन्वेस्ट करो। खुद सोचो बैठ के, सिर्फ मेरी वीडियो को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। खुद सोचो कि अच्छा ये है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये है, इस टाइप से फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने देखो, जो इजी चीज़ है वो तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी, बट वो सबको एक बार में समझ में आ जाएगी, उसमें भी हवा में उछलने की बात है नहीं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सिर्फ आपको ईजी लगते हों, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में बढ़िया काम करता हो, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट छोड़ना नहीं है। अगर वो पहली बार डिफ़िकल्ट लगे, किसी चीज़ का पहली बार डिफ़िकल्ट लगना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होती है कि अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लगी और आपने उसके ऊपर टाइम नहीं दिया, आपने उसको अपने लिए ईजी नहीं बनाया, उसको डिफ़िकल्ट ही रहने दिया और उस टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ गए, ये गलत बात है। तो आपने क्या करना है मेरे भाई? आपने ये करना है कि पहली बार कोई चीज़ इजी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। पहली बार कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो क्या करो, बार बार उस कंसेप्ट को देखो। ठीक है, वीडियो में जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद खुद सोचो, खुद सोचोगे आप। नंबर 3, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे क्या होएगा, उससे वो आसान हो जाएगा। तो वो पहली बार डिफिकल्ट लग रहा था तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में गए तब तक तो आपने उसको इजी बना लिया ना। ठीक है, तो मेन इसी से फ़र्क पड़ता है कि जब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं उस वक्त कितने टॉपिक हमारे लिए आसान है, कितने टॉपिक हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो हमने एग्ज़ाम में जाने तक डिफ़िकल्ट नहीं छोड़ना। बस पहली बार तो जो भी लगता रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एग्जामिनर ऐसे तो जज करने नहीं वाला, इसको पहले ये वाला टॉपिक मुश्किल लगता था, इसके नंबर काट लो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन निकलने से मतलब है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपने सिर्फ मैथ्स के अंदर नहीं लगानी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से लगेगी। कहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे, किसी सब्जेक्ट में कुछ और करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हर जगह जब भी आप चीज़ों को सीखोगे ये आपने अप्लाई करना है। ठीक, तो अब सीधे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ मैं थ्योरी में आपको करवा चुका हूँ, बाकी और जो भी सीखेंगे वो क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। और यहाँ पर मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं लूँगा जो बिल्कुल ही आसान है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और बोला वॉल्यूम निकालो, डायरेक्टली वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालो, नहीं, वो वाले क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा। उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगी। तो एक ठीक ठाक से क्वेश्चन मैं लूँगा। तो इनमें अगर आपको सोचना पड़े, इनमें आपको टाइम लगे तो दिक्कत नहीं लेनी, क्वेश्चन मैं बढ़िया बढ़िया लूँगा। ठीक है, ताकि कम क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस अपनी हो जाए। तो चलिए जी, मेरे बताने से पहले इस क्वेश्चन को करिए। और कोई भी क्वेश्चन है उसको करना शुरू करने से पहले, उसको अच्छे से समझना होता है। ये नहीं है कि वैल्यूज़ दिखी नहीं कि लिखने लग गए। ठीक है, ये नहीं है कि बस आएगी उसमें चढ़ रहे, देख ही नहीं रहे बस कहाँ पर जा रही है, देखना तो पड़ेगा कहाँ पर जा रही है ना, हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो एक बार तसल्ली से इसको पढ़ना है। कई बार बच्चों को जल्दबाजी होती है कि बस क्वेश्चन आ गया, मैं बस करना एक बार स्टार्ट कर दूं, एक बार पेन से लिखना तो शुरू कर दूं। भाई पहले समझो क्या हो रहा है, फिर आराम से लिखेंगे, कम लिखेंगे, ठीक लिखेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, शांति से काम करना है सारा। ए रूम इज 36 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। ओके, एक रूम है, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इट हैज 6 विंडोज, 6 उसकी खिड़कियां हैं, एक उसका दरवाजा है, एक उसमें चिमनी है। उन सब की डायमेंशन उसने दे दी है। ठीक है,
फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन पेपरिंग इट्स वॉल। तो हमने क्या करना है, उसकी दीवारों पर पेपर चिपकाना है, ठीक है। तो अगर आपने उसकी दीवारों पर पेपर चिपकाना है तो इसका मतलब है किस चीज़ का आप यूज़ करोगे, उसके लेटरल सरफेस एरिया का, दीवारों का जो एरिया है उसके ऊपर पेपर चिपकेगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर मीटर, पेपर का कुछ रेट है। इफ़ द विड्थ ऑफ द पेपर इज दिस मच मीटर, तो क्या पूछ रहे हैं, कितना खर्चा लगेगा, ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं, मोटा मोटा अगर हम समझे, दीवारों पे पेपर चिपकाना है बट बीच में दरवाजा है, खिड़कियां हैं, चिमनी है, उसके ऊपर पेपर नहीं चिपकाना है। और देख लेंगे कितना पेपर चिपकेगा, फिर जिस भी रेट में पेपर चिपकता है उस हिसाब से हम खर्चा बता देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा, उसमें से खिड़कियों का, दरवाजों का, चिमनी का एरिया घटाऊंगा, फिर आ जाएगा वो वाला एरिया जिस पर पेपर चिपकेगा, फिर आगे देखेंगे। देखो तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं जी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई 48 इंटू हाइट इज इक्वल टू 10, 960। जिन जिन जगहों पर पेपर नहीं चिपकाना, तो ये एरिया कितना है भाई, 3 इंटू 2.5 इंटू 6, 25 छिके 150, तो 15 15 दिए 45, तो 45 मीटर स्क्वायर की तो खिड़कियाँ हो गई। 9.5 इंटू 6, तो 6 5 30, 0.5 इंटू 6 करो, 6 5 30, 3 आ जाएगा, 6 9 में 54, 54 और 3 57, ठीक है। इसको एक बार डबल किया तो 9, एक बार फिर डबल किया तो 18, तो ये टोटल है जिस पर नहीं चिपकाना। तो 8 और 7 15 और 5 20, 2 कैरी, 5 और 1 6 और 4 10 और 1 2 कैरी, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल ये हो गया 12 8 है 12 7 84, 840 मीटर स्क्वायर पर चिपकाना है पेपर। इतने पेपर का क्या रेट होगा, तो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चों को इक्वेशन समझ में नहीं आते हैं कि पेपर जो है वो 70 पैसे पर मीटर है सर, एरिया मीटर स्क्वायर में है, ये क्यों हुआ। ये मैंने जैसे एक बार पहले भी आपको बताया है, ये पेपर का रोल है, मेंसुरेशन 2D में हमने किया था, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी लेडी सूट लेने गई होगी, तो उस सूट की एक चौड़ाई होती है, वो मीटर में देता है कि इतने मीटर का सूट। तो यहाँ पर इस पेपर का एक बंडल है, इफ द विड्थ ऑफ द पेपर इज 1.2 मीटर, इसकी जो विड्थ है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और अगर आप ऐसे 1 मीटर पेपर लेंगे, 1 मीटर पेपर लेंगे तो वो 70 पैसे का होगा। तो 70 पैसे में कितना पेपर आ रहा है, 1 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ये जस्ट समझा रहा हूं, थोड़ी देर में यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पेपर जो है उसका एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो पेपर की लंबाई हमें नहीं पता कितना लंबा पेपर लगेगा, चौड़ाई पता है, तो पेपर का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वही करना है। 840 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है 1.2, यानी कि 6/5, तो रगड़ दो 14, 5 इधर आएगा, 14 5 70, लेंथ इज इक्वल टू 700, तो 700 मीटर लंबा पेपर चाहिए। और 1 मीटर का रेट क्या है, 1 मीटर का है 70 पैसे पर मीटर, तो 70 पैसे कर दो, 490 रुपये लगेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाऊं, ये करो भाई, बताओ। इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिग रेक्टेंगुलर होल दैट कैन अकोमोडेट 400 पीपल विथ 23 मीटर क्यूब स्पेस फॉर ईच पर्सन। ये कितना बड़ा होल है कि अगर एक बंदे को 25 मीटर क्यूब का स्पेस दे दें, ये स्पेस है 3D में है, मीटर क्यूब है, 25 मीटर क्यूब की अगर जगह एक बंदे को दे दें तो उसमें 400 बंदे आ सकते हैं। हर एक बंदा अगर इतना स्पेस घेरे तो 400 बंदे टोटल कितना स्पेस घेर लेंगे, ये हमें पता लग जाएगा वॉल्यूम। जैसे मैं हूँ एक पर्सन, तो मैंने कुछ स्पेस घेरा हुआ है ऐसे, एक पर्सन के हिस्से में कितना स्पेस आया है वो उसने बता दिया कि इतना स्पेस है एक पर्सन के हिस्से में। तो ये मत बोलना कि ऊपर जगह रह गई, मतलब मेरे हिस्से में जो स्पेस आया है जितना भी है वो इतना है। ये नहीं है कि ऐसे पूरी बॉडी के साथ साथ में माप लिया, जितना भी मेरे को स्पेस मिला है वो इतना मिला है। टोटल 400 बंदे हैं, तो टोटल वॉल्यूम हो गया मेरे भाई
इतने मीटर क्यूब उस कमरे का वॉल्यूम है। ये बिना लिखे बिना गुणा किए आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। द हाइट ऑफ द वॉल हैज़ बीन फिक्स्ड एट 10 मीटर, जो वॉल की हाइट है वो 10 मीटर है। एंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स मस्ट बी इतना, टोटल इनर सरफेस एरिया इतना होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ पूछने वाला है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल, होल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट क्या है 10, दैट इज इक्वल टू, यही है ना, ठीक है, हाइट इतनी है, ओके। तो ये कट जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1000, 25 चौके 100, 100 के आगे 2 जीरो ही थी ना, हाँ जी। तो लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, ओके। और उसने क्या बताया है, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का इनर सरफेस एरिया, मेरे ख्याल छत और इसको इसने नहीं लिया, हिंदी में क्या बोला है, दीवारों का कुल आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है, दीवारों का ही लिया है, तो वो इतना होएगा। तो सारी दीवारों का सरफेस एरिया क्या होएगा, वो होएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एच क्या है 10, दैट इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इससे ये गया 2 से ये जाएगा 65 पर, ठीक है। तो एल और बी ऐसे नंबर हैं जिनका सम तो है 65 और उनका प्रोडक्ट है 1000, तो 25 और 40 ही जो हमने गुणा किए हैं 25 और 40, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शन से जा सकते हैं कि कहाँ पर सम 65 बन रहा है और प्रोडक्ट इतना बन रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दो नंबर्स का सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि भैया सम से आप जो भी चीज़ काटोगे एक बार काटोगे, प्रोडक्ट से 2 बार, तो मैंने 5 काट दिया, यहाँ पर मैं 25 काटूंगा 5 को 2 बार, तो 25 से काटूंगा तो 40। अब आप 40 को तोड़ो ऐसे 2 नंबर में जिनका सम 13 है, तो आप बोलोगे सर 8 5 40, ये तो बहुत ईजी है। अब आपने 5 काटा था तो 5 और 5 दे दो, दैट्स इट, 40 और 25। ईजी है कि नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, आज मेरे को हेडेक थोड़ा हो रहा है और वीडियो बनानी है ज़रूरी, एग्जाम पास आ रहा है, आज कॉफ़ी पीनी पड़ेगी वीडियो के दौरान, नहीं तो मैं पीता नहीं हूँ। ये देखो फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर शीट थी, उसके 4 कोनों से हमने स्क्वायर काट लिए, कैसे, ऐसे ऐसे हमने स्क्वायर काट लिए, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी रेक्टेंगुलर शीट की, लंबाई थी जी 25, और यहाँ पर 2 यूनिट का काट लिया, यहाँ पर 2 यूनिट का काट लिया, तो 2 यूनिट यहाँ से कम हो गई लेंथ, 2 यूनिट यहाँ से, ये लंबाई कितनी बच जाएगी, तो 25 में से 2 नहीं घटाएंगे 4 घटाएंगे, एक तो आप ये ध्यान रखोगे क्योंकि दोनों तरफ से कम हो रहा है, 25 में से 4 गए 21, ये जो लंबाई है ये 21 है, ठीक है। पूरी चौड़ाई कितनी थी, पूरी चौड़ाई थी जी 20, तो 20 में से 4 घटाएंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे भाई 16, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमने इनको फोल्ड कर दिया फिर और एक डिब्बा बना दिया, तो वो डिब्बा कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो 2 यूनिट है ये हाइट में यूज होएगा ये, ठीक। एंड ए बॉक्स इज मेड, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लंबाई क्या लेंगे, इसे हमने रटना नहीं है, सिंपल सी बात है भैया, बॉक्स की लंबाई क्या होगी, जो हमारी एक्चुअल लंबाई थी उससे 4 कम यानी कि 21, चौड़ाई क्या होगी 20 से 4 कम यानी कि 16, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट सिर्फ 2 यूनिट, तो इंटू 2, दैट्स इट। यूनिट डिजिट 2 आएगा तो एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ The areas of 3 adjacent faces of a cuboid are 12 cm square, 20 cm square and 15 cm square. Then the volume of the cuboid is, तो ये बता क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये अपने पास एक क्यूबॉइड है, इसके जो 3 फेसिस हैं एडजेसेंट, ये गुलाबी वाला, ये पीले वाला, ये स्काई ब्लू वाला, ठीक है, इनके जो एरियाज इसने बता दिए, ठीक है। तो देखिए
चलो यही यूज़ कर लेते हैं। देखो इनमें से एक तो होएगी लेंथ, एक होएगी ब्रेड्थ और एक होएगी हाइट। तो जब आप इन फेसिस का एरिया देखते हैं, इस फेस का एरिया कितना होएगा? ये तो लंबाई है, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और ये क्या है? ये हाइट है, तो ये हो गया L इंटू एच। ये कितना हो गया? B इंटू एच। ये हो गया B इंटू एच, ठीक है। और ये क्या हो गया? देखो ये क्या है सर? ये तो लंबाई है, और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो चौड़ाई है, ये ब्रेड्थ है, तो ये हो गया L इंटू बी। एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है? एग्जामिनर ने बताया कि 3 एडजेसेंट फेसिस का जो एरिया है वो ये है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि L इंटू बी वाला ये है, ये है या ये है, कौन सा है? L इंटू एच वाला कौन सा है? बट हमें फर्क भी नहीं पड़ता, उसने नहीं बताया तो ठीक है। कुछ भी हम मान सकते हैं, कुछ भी। आप ऐसे मान लो कि एल बी इज इक्वल टू 12, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब किन्हीं भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, और किन्हीं भी दो का, मतलब जो बाकी बच गए एल बी बी एच एच एल, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो यहां पर वो आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है पता है? वो आपसे पूछ सकता है टोटल सरफेस एरिया, जो डायरेक्टली यहां से निकलेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसने आपको ये सब दे रखे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन से की वैल्यू क्या है? आपने तो तीनों का सम ही करना है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 27 और 20 47 इंटू 2 94। या फिर वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या फर्क पड़ता है लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है? तीनों का प्रोडक्ट ही करना है? तो बताओ ये कैसे निकालेंगे? अगर मैं इन सबको गुणा कर दूं, अगर मैं इन सबको गुणा कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? लेंथ 2 बार आएगी, ब्रेड्थ 2 बार आएगी और हाइट 2 बार आएगी, और मैं इनको ऐड नहीं कर रहा, मैं इनको गुणा कर रहा हूं। तो हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, उस साइड हो जाएगा 12 इंटू 20 इंटू 15। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करूं? मुझे तो एल बी एच चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है एल बी एच। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रट नहीं रखा, लेकिन आगे से सिचुएशन आएगी तो 1-2 सेकंड में क्लिक तो हो ही जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, हम तो दोनों बता सकते हैं भाई। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हर एक चीज़ 2 बार आ जाएगी, मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं 1 4 यहाँ से उठाऊँगा, 4 5 20, 4 3 12, ये उठा लिया 1 4, ये 5 3 15 है, ये 15 है, 2 15 में से 1 15 उठा लिया, उत्तर इज इक्वल टू 60। तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताओ हम? एक तो ये तरीके हो गए। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं? आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकते हैं सर? अभी बताता हूं। देखो आपके पास 12 है, आपके पास 20 है, आपके पास 15 है, आपको पता है 3 वैल्यूज हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। उन 3 में से किन्हीं दो का ये प्रोडक्ट है, किन्हीं दो का, किन्हीं दो का ये। तो इनको हम तोड़ सकते हैं कि भाई कोशिश कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से होगा। जैसे आप 12 को 2 इंटू 6 भी कर सकते हो, लेकिन 6 आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको मैं कर रहा हूँ 4 इंटू 3, इसको मैं कर रहा हूँ 4 इंटू 5, इसको मैं कर रहा हूँ 5 इंटू 3, तो मुझे 3 वैल्यूज मिल गई ना। देखो एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है। हाँ जी सर, इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, उसके बाद कुछ भी निकाल लो, आप इजीली बता सकते हो। क्लियर है? और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उसने आपको क्या बताया है? उसने आपको ये बताया है, या फिर क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ, छोड़ो छोड़ो, ये बताओ, दे अब खुद दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 25। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम, तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 25। डायगनल की लंबाई 15 है, तो डायगनल क्या होता है? डायगनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 15 है तो मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, उस साइड भी स्क्वायर करूँगा 225। हाँ जी,
उसने मुझसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल हैं तीन। क्या आप तीनों की वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे मैथमेटिकली तो। लेकिन हमने जो निकालना है, हमने तो ये निकालना है। एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला ना वैल्यूज निकालो, उसने तो बोला ये निकालो। तो अभी कुछ दिख रहा है आपको? अलजेब्रा के अंदर हमने ये किया है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ए बी सी के स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है, और एक ए बी बी सी सी ए का डबल होता है। ये चीज़ें आपको बताई है। तो उसने एग्जैक्टली आपसे ये पूछी है, तो ये कैसे आएगा? इसके स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसके स्क्वायर में से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये जो दूसरी चीज़ है वो यही है। इसके स्क्वायर में से ये घटा दूंगा तो ये दूसरी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 225, तो आप मन ही मन में कर सकते हो 625 माइनस 225 400। ठीक है, और यहां पर वो डेफिनेटली अलजेब्रा को यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है, यहां पर मैं आपको हिंट दूंगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वो आपको ये भी बता सकता है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ये बता दे कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के क्यूब्स का सम इतना है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? यहां पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये तो उसने वॉल्यूम बता दिया, ए क्यूब्स का सम बता दिया। ठीक है, और आगे आपको पता ही है इसके कई फॉर्म हैं इस फॉर्मूले के। ठीक, और उसने ऐसा यूज भी किया है सीडीएस के अंदर। ये बताओ। ए सॉलिड मेटालिक क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म 5 सॉलिड क्यूब्स। ठीक है, एक क्यूब से हमने 5 क्यूब पिघला दिए। हुज वॉल्यूम्स आर इन दिस रेशियो। तो इनके वॉल्यूम हैं वो इस रेशियो में 1:1:8 27:27। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम है। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम क्या होएगा? अगर आप एक चीज से पिघलाकर कई सारी चीजें बना रहे हो तो कुल मिलाकर क्या है? इस चीज से पिघलाकर ये सारी चीजें बना रहे हो तो ये चीजें बनी तो यहीं से है ना। मान लो ये चीज लोहे की बनी है, तो जो भी लोहा आया है वो आया तो यहीं से है ना। तो यहाँ का वॉल्यूम और इन सारी चीजों का वॉल्यूम जो हो बराबर होएगा। अगर एक चीज से पिघलाकर मैं दूसरी चीज बनाऊं तो जो लोहा यूज हुआ है, जो भी मेटल यूज हुआ है वो आया तो वहीं से है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें बनेगी उनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होएगा। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम जिससे पिघलाकर ये सब बना है उसका वॉल्यूम क्या होएगा? इन सब का सम करूंगा तो उसका वॉल्यूम होएगा 10 और 54 64। अगर इनके वॉल्यूम्स का ये रेशियो है तो इनकी साइड का रेशियो, इनके डायगोनल का रेशियो, इनके पेरीमीटर का रेशियो, यानी कि वन डायमेंशनल क्वांटिटीज का रेशियो, ये 3D में है ये चीज, वो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो कर दो क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट 2, इसका क्यूब रूट 3, इसका क्यूब रूट 3, इसका क्यूब रूट 4। अब वो क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज बाई विच द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ दीज 5 क्यूब्स। इन पांचों क्यूब्स का जो सरफेस एरिया है वो कितने परसेंट ज्यादा है इसके सरफेस एरिया से। ठीक है, तो ये तो 1D चीज है। 2D चीज यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 1 4 9 9 16। इन सब के सरफेस एरिया का कंपैरिजन है। तो इन पांचों का सरफेस एरिया उसके सरफेस एरिया से कितना ज्यादा ये बोल रहा है। तो इन पांचों का जोड़ लो, 9 और 9 18 और 2 20 और 4 24। तो 24 कितना ज्यादा है 16 से? बताओ कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है मेरे भाई। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो 8 कितने परसेंट है 16 का? 50%। 50% ज्यादा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ ए फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर, ए पिट 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड, 2 मीटर डीप इज डग।
तो अपने पास एक फील्ड है, मैं आपको 3D व्यू दे रहा हूँ। अपने पास क्या है, एक खेत है ऐसे, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ऐसे साइड से देखते हैं ना ऐसे खेत को। तो एक खेत है 15 बाई 12 का है भाई, 15 मीटर बाई 12 मीटर का खेत है, ठीक है। इसके एक कोने में इन्होंने कुछ यहाँ पर एक खाई खोदी है। तो ये जो खाई खोदी है ये इस टाइप से खोदती होगी, ये मैं आपको 3D करके दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर खाई खोदी होगी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस खाई से मिट्टी निकालकर इस खेत में बिछा दी। तो इस खेत में जब मिट्टी बिछाई तो अब ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे सरफेस के ऊपर मिट्टी बिछी होगी, ऐसे ऐसे मिट्टी बिछी होगी ऐसे। आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहां से मिट्टी निकाल कर इसके ऊपर बिछा दी होगी। तो ये क्या बना है, ये एक प्रिज्म बन गया। एक हिसाब से क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया, ठीक है। लेकिन इस प्रिज्म का जो बेस है वो ना रेक्टेंगुलर है ना स्क्वायर है, बस कैसी भी शेप हो, ये बना तो एक प्रिज्म है ना, सेम बेस को रिपीट करके ऐसे बना है, ठीक है। तो यहां से मिट्टी निकालकर बिछा दी गई और ऐसी शेप बन गई। तो जो मिट्टी निकाली है वही यहां पर बिछाई है, तो यहां पर जो शेप बन रही है उसका वॉल्यूम और इस मिट्टी का वॉल्यूम सेम होएगा। एग्जाम में ये कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, अब आपके दिमाग में चलेगी, ठीक है। वहां पर MF हुसैन नहीं बनना है, वहां पर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो बस मैं इस खाई से निकली मिट्टी का, वो वही मिट्टी यहां पर बिछी, उसका वॉल्यूम कंपेयर कर रहा हूं, इस शेप का और इस शेप का वॉल्यूम कंपेयर कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं करूंगा मैं। ये अगर आपको 3D में ना दिख रही हो, इस टाइप से यहां से डिब्बा निकाला गया, तो ठीक है भाई। तो ये जो शेप है इसका एरिया क्या होएगा, सॉरी इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया बहुत ही ईजी है, 15 × 12 माइनस में 15 × 12 में से इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है यही तो गायब हुई है, मुझे इसका एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा, पूरे एरिया में से मैं इसका एरिया घटा दूंगा इसका। तो इसका एरिया कितना है, इसकी लंबाई कितनी है 2.5, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई 8 मीटर थी, चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। तो ये घटा दूंगा 8 × 2 5 मीटर, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 160। तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ द बेस, वो बोल रहा है कितनी हाइट तक उठेगी हमें नहीं पता भैया, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये इस शेप का वॉल्यूम हो गया। उस मिट्टी का वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम है 8 × 2.5 इंटू कितने बताई थी उसने 2 मीटर डीप, ये लो, ठीक है। 2.5 × 2 5, 5 × 8 40, तो 40 का पार्ट तो हमें आता है 40 चौके 160, हाइट इज इक्वल टू 1/4। ये सब कुछ मीटर में चल रहा है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देखना है कि वो कब मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूज कर देता है पता नहीं लगता है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो 1/4 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को रट नहीं रहे हैं, मैं कुछ भी चीज़ आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको अच्छे से 3D शेप्स सिखा दी, आप सब कुछ कर पाएंगे। एक बार ये क्वेश्चंस कर लें बस। देखें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग डायमेंशंस, ठीक है, एक लकड़ी का डिब्बा है, उसकी ये डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हैज़ टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसिस, इसके सारे फेसिस पर पेंट हमने डालना है। द लेयर ऑफ पेंट मस्ट बी 0.1 mm थिक, जो पेंट की लेयर है वो 0.1 mm थिक होएगी, ठीक है। पेंट कम्स इन क्यूबिकल बॉक्सेस हैविंग देयर एजेस, पेंट क्यूबिकल डिब्बों में आता है, उनकी इतनी साइड है क्यूबिकल डिब्बों की। द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ पेंट, ठीक। तो आपने इसको डरना नहीं है कि, पहले आराम से सिचुएशन को समझो कि हो क्या रहा है। एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके ऊपर पेंट करना है और ये बोल रहा है कितने डिब्बे चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि पेंट कितना खर्च होगा, एक डिब्बे में कितना पेंट आता है वो हमें पता लग जाएगा। उसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, 10 × 10 × 10, एक डिब्बे में कितना पेंट आता है पता लग जाएगा, ठीक है। टोटल पेंट कितना खर्च होगा ये हमने देखना है। अब टोटल पेंट कितना खर्च होगा ये किस पर डिपेंड करता है,
ये डिपेंड करता है कि भैया कितनी जगह पर पेंट कर रहे हो, कितना मोटा पेंट कर रहे हो। ठीक है, मान लो 3D में दिखाता हूं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। यहां पर आप पेंट कर रहे हो और यहां पर आप पेंट करोगे, वो इतना मोटा पेंट कर दोगे, ऐसे एक मोटी सी लेयर चढ़ा दोगे पेंट की। और ये जो मोटी सी लेयर है ये है 1 सेंटीमीटर मोटी। तो कितना पेंट खर्च हो गया? पेंट खर्च हो गया 10 × 2 × 1। पेंट इस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि कितनी मोटी परत चढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि सर सिर्फ एरिया पर डिपेंड करेगा। हो सकता है वहीं पर कोई बंदा 20 बार पेंट कर दे, कोई बंदा 1 बार पेंट कर दे, तो वो मोटा होता जाएगा पेंट। तो पेंट करने में भी एक मोटी सी लेयर बनती है और ये CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम के अंदर दिख सकता है इस टाइप का कुछ भी। ठीक है, टोटली रिलेवेंट है। क्लियर है? तो कितना पेंट खर्च होगा ये डिपेंड करता है कि कितनी जगह पर पेंट कर रहे हैं और कितना ऊंचा पेंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये 3D शेप बन रही है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो कितना पेंट कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं लकड़ी के एक डिब्बे पर। तो लकड़ी के डिब्बे पर पेंट होगा तो कौन सी जगह पर होगा? उसके टोटल सरफेस एरिया पर। तो पहले तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ इसका, 2 × LB + BH + HL। तो LB 3 दूनी 6 प्लस 2 × दिस, तो 2 × दिस करूंगा तो 2 × ये मेरे को दिख रहा है 7/4। कैसे दिख रहा है? या तो आपको ऐसे दिखेगा, 0.75 होता है 3/4, या आपको ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे देख लिया करो। नीचे 100 देख रहे हो, 25 × 7 = 175, 2500 के 100, कैसे भी देख लो मतलब। ठीक है, LB BH HL तो 3 × 7/4। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, और ये किस चीज़ में है? ये मीटर में है, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है। भाई गड़बड़ चल रही है ना, सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर वाला अगर मीटर में है, अच्छा तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। चलो, तो यहाँ पर अभी क्या आ गया? मैं वैसे इंडिविजुअल को कन्वर्ट करने वाला था बट अब ऐसा हो गया तो कर लेते हैं। अभी आ गया मीटर स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? एरिया की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। एरिया 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर को 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है पता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर × 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऐसे रटना नहीं है 10,000, ऐसे रखा करो याद कि 1 मीटर को कन्वर्ट करूंगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर तो मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से गुणा कर दूंगा। अपना क्या है? तो टोटल इतने एरिया पर पेंट करना है। ठीक है सर, पेंट की ऊंचाई कितनी होगी? पेंट की ऊंचाई होगी इतनी। अब 1 सेंटीमीटर में mm कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। मेरे को कैसे पता है? किंग हेनरी डाइड आपको करवा चुका हूं, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, देखो सेंटीमीटर में mm कितने हैं? 10। तो ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 के नीचे 10 कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब अपना पेंट लगेगा। ठीक है सर, = अब एक डिब्बे में कितना पेंट आता है? एक डिब्बे में पेंट आता है 10 × 10 × 10। कितने डिब्बे लगेंगे पता नहीं, मैंने मान लिया n डिब्बे लगेंगे। n डिब्बों का पेंट = दिस। टोटल इतना पेंट खर्च होना है, एक डिब्बे में इतना पेंट आता है, मैंने मान लिया n डिब्बे लगेंगे। तो n डिब्बों का जो पेंट है वो खर्च होएगा, मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। अभी बात आ गई समझ में? ठीक है, और मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो घबराना नहीं है आपने। इनके अंदर सिली मिस्टेक्स होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देखोगे, 2-2 बार 3-3 बार इन क्वेश्चन को करोगे, तो शांति से करने की आदत भी बनेगी आपकी। तो शांति से करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो करते हैं अब काम शुरू। चलो, ये जो इसको हटा के यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, ये 100 से 100 कट जाएगा, इस 100 से ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 10 रह गए, उससे मैं इसको करूँगा फिर डिवाइड। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 12 प्लस इस 2 को अंदर कर दूँ तो ये आ गया 7। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 दूनी 4, 7 × 21/2 यानी कि 10.5।
ठीक है, ये सब मैंने निकाल लिया, यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, बटे में 10 इक्वल टू n। अभी देख लेते हैं, 12 और 7 19, 19 और 10 29.5 बटे में 10 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2.95। 2.95 डिब्बे लगेंगे। तो इसका मतलब ये मत बोल देना कि दुकान से 2 डिब्बे ले आऊँगा तो पेंट होएगा नहीं, तो आपको 3 डिब्बे लाने पड़ेंगे हैं। थोड़ा सा पेंट बच जाएगा तो 3 डिब्बे आपको लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी। 2 नहीं, 2 से काम कहाँ चलेगा, सारा पेंट तो होगा नहीं। 3 में थोड़ा पेंट बच जाएगा, बट कोई नहीं, पेंट तो हो जाएगा। ठीक है, सवाल करने में भी कंजूसी। तो चलो, ये क्या पूछ रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कर रहा था मैं। ठीक है, तो मिनिमम हमें 3 तो लाने ही पड़ेंगे हैं। अदरवाइज अगर उसने पॉइंट में दिया होता, ऐसे नहीं बोला होता, तो 2.95 भी करते हैं। बट ऐसी चीज़ों में जिनकी गिनती ऐसे हो सकती है, इंटीजर्स में ही गिनती हो सकती है, उनमें वो ऐसे नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट। A cistern of capacity 8000 liters measures externally 3.3 meter by 2.6 meter by 1.1 meter and its walls are 5 centimeter thick। देखो, मीटर है, सेंटीमीटर है, नीचे डेसीमीटर भी है। इनमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ को लिख कर बार बार समझा करो, रिवाइज किया करो, कुल मिलाकर। दी थिकनेस ऑफ द बॉटम इज। मैं आपको बताता हूँ मामला क्या चल रहा है। बहुत गंदी फिगर बन रही है, क्या ही मामला चलेगा। देखो, अब समझ में आएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कलर्ड में करते हैं। तो एक डिब्बा है लकड़ी का, तो ये बोल रहा है एक सिस्टन। सिस्टन का मतलब होता है भाई टंकी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टन वो टंकी ही होता है। तो एक टंकी है जिसकी इतनी कैपेसिटी है, इतने लीटर की टंकी है। तो एक तो मेरे को आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी। क्या समझानी पड़ेगी, सुनो ध्यान से, छोटी चीज़ बतानी है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये मैंने अभी रटन ही रखा, मैंने खुद अपने दिमाग में मैं निकाल रहा था और साथ के साथ लिख रहा था। कैसे, अभी आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप 10 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, इतना। स्केल के ऊपर देख लो, अपने स्कूल में जो स्केल होता था वो 15 सेंटीमीटर का होता था। 10 सेंटीमीटर कितना होगा, उसका 2/3। अगर आप 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा डिब्बा बना देंगे तो क्या बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा डिब्बा बनाएंगे तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। इतना छोटा सा डिब्बा बनाएंगे। मैं आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर। देखो, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक डिब्बा बनाओगे, इतना छोटा डिब्बा बनेगा। उसके अंदर आपको क्या लगता है कितना पानी आएगा? 1000 लीटर तो नहीं आएगा, 10,000 लीटर तो नहीं आएगा, 10 लीटर भी नहीं आएगा इतने छोटे में, 1 लीटर आएगा। आप याद कर पाओगे इन चीज़ों को। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर कैसे बनता है? 10 सेंटीमीटर लंबा डिब्बा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 मीटर, जब आप दुकान पर जाते हो तो जो दुकानदार है वो कपड़ा माप के देता है ऐसे, वो होता है 1 मीटर इतना। जब आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंची टंकी अगर आपने बनाई ना, उसके अंदर पता है कितना पानी आ जाएगा? जो आपकी घर की छत पर अगर 1000 लीटर की टंकी रखी है तो 1000 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। जमीन पर सोच के देखो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, इतनी बड़ी टंकी बनेगी ऐसे, इतनी ऊंची इतनी चौड़ी टंकी बनेगी तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। अगर आपके घर की छत पर 500 लीटर की टंकी रखी तो वैसी वैसी 2 टंकियाँ आ जाएगी। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंची, ऐसी अगर मैं एक टंकी बनाऊं तो उसके अंदर 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे, आप कभी भी कन्वर्ट कर पाएंगे अगर इन 2 सिचुएशंस को दिमाग में रख लेंगे तो। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन को कर लें। ठीक है जी, देखो तो अब मामला क्या है।
एक टंकी की इतनी कैपेसिटी है, यानी कि उसके वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टंकी का वॉल्यूम बता दिया लीटर्स में, हम इसको इजीली बदल सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। टंकी की एक्सटर्नल लंबाई बता दी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये टंकी इस डिब्बे के जैसी है, कैसी है, टंकी ऐसे है भैया, ईंटों की बनेगी टंकी। तो जो एक्सटर्नल लंबाई है टंकी की, एक्सटर्नल लंबाई है 330 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूँ मामला सेट, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस सेंटीमीटर में बताई है, तो 330 सेंटीमीटर। और चौड़ाई है बाहर वाली एक्सटर्नल 260 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या बता रहा है, अब वो बता रहा है कि इसकी थिकनेस 5 है, इसकी थिकनेस 5 है, तो पानी कहाँ पर आएगा, दीवार चाहे आप इतनी मोटी बना दो, पानी तो भाई साहब अंदर ही आना है। तो पानी कितना आ रहा है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो डिपेंड करती है कि अंदर की लेंथ कितनी है और अंदर की ब्रेड्थ कितनी है, अंदर की हाइट कितनी है, ना कि दीवार कितनी मोटी है, उससे तो मजबूती पता लगती है ना, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ जहां पर पानी आएगा वो कितनी है, 5 यहां से घटेगी, 5 यहां से घटेगी, 330 माइनस 5 हो जाएगी 320। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 10 घटेगी, 5 यहां से 5 यहां से, 260 माइनस 10 250। लेकिन अगर हम बात करें हाइट की, यहाँ पर पता नहीं अब 3D में बनेगी कि नहीं बनेगी, देखता हूँ मैं, बन जाएगी तो बढ़िया बात है, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। चलो छोड़ो, यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं, कैसे देखने की कोशिश करें, ऐसे 2D व्यू दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे देखो, ऐसे। तो ये ऐसे टंकी है, साइड से मैंने काट के आपको दिखाई है, तो लेंथ तो दोनों तरफ से कम होती है, लेकिन ब्रेड्थ दोनों तरफ से कम होती है, लेकिन हाइट एक ही तरफ से कम होगी, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन है नहीं, खुली है टंकी, टंकी खुली है, तो सिर्फ ये, तो अगर इसकी मैं हाइट निकालूंगा तो मुझे जो चौड़ाई है वो एक बार ही कम करनी पड़ेगी। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बॉटम की थिकनेस बताओ, वो इसने हमें बताई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि टंकी के अंदर का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसको 8000 से इक्वेट करूंगा। अंदर कितना पानी आ सकता है वो डिपेंड करेगा अंदर की लेंथ, अंदर की ब्रेड्थ और अंदर की हाइट, ठीक है। अब मैं इन सबको रब करूंगा, चलो जी। तो अंदर की लंबाई कितनी है भाई, अंदर की लंबाई है 330 मीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, दीवारों की चौड़ाई उसने बता दी है 5 सेंटीमीटर, तो 320। अंदर की चौड़ाई 260 माइनस 10 250। अंदर की हाइट सर हमें पता नहीं, बॉटम की थिकनेस उसने बताई नहीं, तो ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, टोटल 110 है, 110 माइनस जो भी थिकनेस है, मान लिया मैंने x, ठीक है। तो टोटल इतना पानी आएगा। ये यहाँ पर किस चीज़ में है, ये यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में है सब कुछ, यहाँ पर है लीटर में, तो अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा ना भाई। तो वही चीज़ ध्यान करो, सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर की अगर बात आए तो छोटा डिब्बा यूज़ किया करो, छोटा 10 बाई 10 बाई 10 का, 10 सेंटीमीटर वाले डिब्बे में 1 लीटर पानी आता है। अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो बड़ी टंकी का इस्तेमाल करोगे आप, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें। तो छोटा डिब्बे का वॉल्यूम कितना है, 10 बाई 10 बाई 10 का 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8000 लीटर इज इक्वल टू, ये इतना लीटर है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस डिब्बे को हटा देता हूँ मैं फिलहाल, अब काटा पिट्टी कर दें। चलो जी, 250 का टेबल याद कर लेना चाहिए था आपको, काम आ जाता आज। तो 800 के 32, 0 से 0 गई, तो यहाँ पर बच गया है जी 2 0 नहीं, ये 100 है, ठीक है। तो 110 में से क्या घटाऊं कि 100 आए, तो आप बोलोगे सर 10, फैंटास्टिक। तो यहाँ पर जो बेस की थिकनेस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी बंदा खेल गया, 10 सेंटीमीटर, तो क्या होएगा, 1 मीटर नहीं, 1.1 मीटर नहीं, 90 सेंटीमीटर नहीं, 1 डेसीमीटर, उसने डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, The dimensions of an open box are 50 centimeter, 40 centimeter and 23 centimeter. Its thickness is 3 centimeter. Okay. If 1 cubic centimeter of metal is used in the box, if 1 cubic centimeter
ऑफ मेटल यूज्ड इन द बॉक्स वेज 0.5 ग्राम। ये बोल रहा है बॉक्स के अंदर जो मेटल यूज हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन जो है वो आधा ग्राम है। तो बता रहा है बॉक्स का वेट कितना है ये बताओ। तो बॉक्स का वेट कितना है ये बताऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब मेटल यूज हुआ है। ओके सर, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब मेटल यूज हुआ है उस डिब्बे को बनाने में, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जहां जहां पर डिब्बा बना हुआ है। मेरे को फिर से रंग बदलना पड़ेगा क्या? अभी इसी रंग से समझ लो भाई, आपको वाइट कलर में थोड़ी देर पहले दिखाया ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो मुझे सिर्फ उस जगह का वॉल्यूम निकालना है, मतलब कि जो ये बॉक्स बना हुआ है। तो एक एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, एक ओपन बॉक्स बना हुआ है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है खाली स्पेस, इसके बीच में खाली स्पेस है। तो एक बार दिमाग लगाओ हम कैसे निकालेंगे, मैं तो बता ही दूंगा। तो पता है कैसे निकालेंगे, मैं ये करूंगा, मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि पूरा बॉक्स भरा हुआ है। मैं बाहर वाली लेंथ लूंगा, बाहर वाली ब्रेड्थ लूंगा, बाहर वाली हाइट लूंगा कि पूरा बॉक्स अगर भरा हुआ होगा तो कितना वॉल्यूम होगा। फिर उसमें से ये जो बीच में हवा है, इस हवा के वॉल्यूम को घटा दूंगा, यानी कि मैं अंदर वाली लेंथ लूंगा, अंदर वाली ब्रेड्थ लूंगा, अंदर वाली हाइट लूंगा। मैं टोटल वॉल्यूम में से अगर बीच वाले खाली स्पेस का वॉल्यूम घटा दूंगा तो खाली उस चीज का वॉल्यूम आ जाएगा ना, उस जगह का वॉल्यूम आ जाएगा ना जहां पर बॉक्स बना हुआ है। मैं ये मान लेता हूं ये पूरा बॉक्स मेटल से बना हुआ था, फिर मैंने बीच में से काट दिया और फिर उसको निकाला है। तो आप ये मान लो कि पूरे वॉल्यूम में से बीच में जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम मैं घटाऊंगा। तो पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के लिए जो मैं लंबाई चौड़ाई वगैरह यूज करूंगा वो लंबाई है 50, एक्सटर्नल लंबाई, चौड़ाई है 40 और हाइट है मेरे भाई 23। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये पूरा बॉक्स भरा हुआ होता, खोखला नहीं होता, तो इतना वॉल्यूम होना था। इसमें से मैं सिर्फ अंदर की जो हवा है उसका वॉल्यूम घटा दूंगा। अब देखो लेंथ क्या होएगी अंदर वाले खाली स्पेस की, तो लेंथ तो 2 बार कम हो जाएगी, यहां से भी 3 कम, यहां से भी 3 कम, तो टोटल 50 में से 6 गए 44। ब्रेड्थ भी यहां से 3 कम, यहां से 3 कम, ब्रेड्थ हो जाएगी 40 - 6 34। हाइट जो है, हाइट बिकॉज ये ओपन बॉक्स है, हाइट सिर्फ एक बार कम होएगी, तो हाइट उसकी कितनी है 23। 23 में से सिर्फ यहाँ पर 2 बार मत घटाना। अगर क्लोज्ड बॉक्स हो, अगर वो बताए मैंने एक खोखला बंद डिब्बा बनाया है, तो फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हाइट कम होएगी, तो हाइट सिर्फ एक बार कम होएगी 20। दैट्स इट, यही आपका उत्तर है। इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, कभी भी इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा ना, तो कुछ तो आसान बनाए अपने क्वेश्चन को। तो देखो क्या कट रहा है यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ पर 40 है, तो चलो 20 को कॉमन ले लेते हैं। ये लो 20 दूनी 40, 20 को मैंने कॉमन ले लिया, दोनों जगह से काट दिया, जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। कुछ और कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 से काट देता हूँ दोनों जगह। ये लो 11, 1 2 से इसको काट दिया, 1 2 से इसको काट दिया, 4 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया 25 × 23, तो 575, 575। यहाँ पर क्या बच गया 374 माइनस कितना बच गया 201, ये लो 201। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा, बहुत कम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है सर, आधा ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन होगा सर, इतना वजन होगा। तो ये तो ग्राम में आ गया, और वो बोल रहा है केजी में निकालो, तो ये लो भाई 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो में उत्तर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, समझ गए। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 104, 2 के बाद इतने केजी। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखूंगा ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं, और इन क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा, बहुत ही आसान। इनमें बच्चे जनरली डर रहे होते हैं बेचारे, कैसे होएगा कैसे होएगा, टेंशन मत लो आप। रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वोयर इज 15 मीटर बाई 12 मीटर एट इट्स बेस। तो एक रेक्टेंगुलर टंकी है, इस टाइप से टंकी है,
पहले सिचुएशन को समझते हैं, सवाल को सोल्व करने पर जोर नहीं लगाएंगे, समझेंगे, फिर बाद में बहुत ही आसानी से सोल्व कर देंगे। एक ऐसी टंकी है जिसका बेस जो है वो 15/12 का है, ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू ए पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर एक पाइप आ रही है, जो पाइप है वो इस टाइप की पाइप है, एक रेक्टेंगुलर पाइप है, यहां से पानी आ रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। यहां से पानी आ रहा है, तो इसका इसने क्रॉस सेक्शन बता दिया कि 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, और पानी इस स्पीड से आ रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन द रिजर्वोयर इन 25 मिनट। 25 मिनट में जो पानी है वो कितनी ऊपर आ जाएगा। तो मान लो 25 मिनट में जो पानी है वो इतनी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये जो h हाइट है, h हाइट तक वो उठ जाएगा, यहां से पानी गिर रहा है, h हाइट तक पानी उठ जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस h की वैल्यू क्या है, मतलब कितने ऊपर तक पानी उड़ जाएगा 25 मिनट में। तो आपको सिंपली ये समझना है कि पानी गिरा कहाँ से, यहाँ से। पानी इकट्ठा कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ये वही पानी है ना जो यहाँ से गिरा। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जितना पानी निकल रहा है वो, और यहाँ पर जो पानी गिरा है वो सेम ही पानी है, उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है बस। तो यहाँ पर कितना पानी गिरा है, मैंने मान लिया कि भैया उसने बोला है हाइट निकालो, कितने ऊंचे तक इकट्ठा हो जाएगा। जो भी वो पूछेगा ना उसको मान लेंगे। उसने हाइट पूछी, हाइट को h मान लूंगा। उसने स्पीड पूछी, स्पीड को मान लूंगा। उसने टाइम पूछा, मैं टाइम को मान लूंगा। जिस यूनिट में वो पूछेगा मैं उसी में मान लूंगा। मीटर में पूछेगा, मीटर में मान लूंगा, या फिर मेरे को जिसमें ईजी लगेगा उसमें मान लूंगा, ठीक है। तो उसने बोला 25 मिनट में कितनी ऊंचे तक पानी होएगा। मैंने मान लिया कि यार h यूनिट ये किस में है, ये इसको सेंटीमीटर में दे रहा है, ठीक है। मैं सेंटीमीटर में मान लेता हूं कि ये जो पानी है ये h सेंटीमीटर इकट्ठा हो गया 25 मिनट के अंदर। h सेंटीमीटर हाइट तक पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो कितना पानी इकट्ठा हुआ सर, पानी इकट्ठा हुआ है 1500। मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूं क्योंकि ये मीटर में थे ना, किसी न किसी एक यूनिट में तो लेना ही पड़ेगा। 1500 गुणा 1200 गुणा h, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, इतना पानी इकट्ठा हुआ। ये किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा जितना पानी यहाँ से 25 मिनट में गिर सकता है, क्योंकि वही पानी गिर कर इकट्ठा हुआ है। तो देखते हैं 25 मिनट में कितना पानी गिर सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है पानी किस स्पीड पे आ रहा है भाई, पानी आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 16 मीटर पीछे तक का पानी आ जाता है। इस बात को समझना जरूरी है, रटना नहीं है। इसी से कर देते हैं। 1 सेकंड के अंदर 16 मीटर पीछे तक का पानी आ जाता है। तो जो मैंने आपको ये शेप बताई है ये क्या है, ये तो एक क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड है कि नहीं, ये क्यूबॉइड है। तो आपको सिर्फ ये देखना है 1 सेकंड में आ रहा है ये, 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितना पानी आया, 1 सेकंड में कितने लंबे क्यूबॉइड का पानी इसमें गिर गया। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 16 मीटर। ये मैंने 1600 सेंटीमीटर कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर में कर रहे हैं हम मामला, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1600 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा है, 1 सेकंड में। स्पीड का क्या मतलब है, 16 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, 16 मीटर पर सेकंड का ये मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 16 मीटर दूर तक का पानी गिर जाता है, इतना पानी गिर जाता है। स्पीड को ध्यान से समझना। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक का पानी आकर ले भाई। जो पानी यहां पर था, जो 16 मीटर दूर था, वो बिल्कुल इसके किनारे पर आ जाएगा 1 सेकंड में। पानी की स्पीड क्या है कि कितनी तेजी से आ रहा है। तो जो पानी का पार्टिकल यहां पर है वो यहां पर आ जाएगा, जो पानी का कण यहां पर है 16 मीटर दूर वो यहां पर आ जाएगा 1 सेकंड में। तो आगे के जो कण है उनका क्या होएगा, वो गिर जाएंगे यहां पर, और क्या करेंगे वो, समझ में आ गई ना बात। तो 1 सेकंड में 16 मीटर तक की पाइप खाली हो जाती है। तो इतना पानी कितनी देर में गिरता है सर, 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना गिरता है, गुणा 60 कर दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में इतना पानी गिरता है। ये तो 25 मिनट की बात हो रही है, 25 मिनट में कितना पानी गिरता है सर, इतना पानी गिरता है। तो इसको इक्वेट करना है। क्या मैं एग्जाम में ये सब बनाऊंगा, नहीं, ये सारा दिमाग का खेल है। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, इतने ही ईजी। हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे, ये एक लाइन लिखेंगे और उत्तर मार देंगे।
ना ही दिमाग पर कोई टेंशन, ना ही आपको कुछ मैं रटवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देख लो, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये आसान होएगा। सब कुछ मैं ऐसे प्लेट पर तो नहीं दे सकता, आपको खुद भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कर दें फिर काम, चलो जी। 5 थी, ये 15 और ये 100, तो ये 1500 काट दिया हमने, ठीक है। तो 0 से 0 गया और 6 से ये चला जाएगा 20 पर, कुछ कट रहा है अब। 5 5 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो h इज इक्वल टू 5 चौके 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अगले क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा। स्पीड का मतलब समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो स्पीड का मतलब समझ लो बस कि 16 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 16 मीटर लंबी पाइप खाली, यहाँ पर ही खाली होगी और कहीं पर नहीं। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबा पाइप का जो भी मामला है सीधा टैंक में, ठीक, बस इतना सा मतलब है। अब अगले क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखेंगे और उत्तर दे देंगे। बताओ, देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ पूछी थी उससे अलग पूछूंगा, इसमें अगले क्वेश्चन में अलग पूछूंगा। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस तीनों करा दूंगा। बताओ, वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक 200 मीटर इंटू 150 मीटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप दिस बाय दिस एट 20 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल द वाटर राइज बाय 2 मीटर। कितने टाइम में वाटर जो है वो 2 मीटर से उठ जाएगा। तो इसने बोला कितने टाइम में, मिनट में, मैं मान लेता हूँ m मिनट में। मैंने मान लिया, मैंने क्या बोला, जो भी ये पूछेगा मैं उसको मान लूंगा। उसने बोला कितनी हाइट तक, मैंने बोला h हाइट तक, और मैंने इक्वेट कर दिया इसको h लेकर। यहाँ पर उसने बोला कितने टाइम में, मिनट में, मैंने बोला m मिनट में। अब मैं इसको इक्वेट करूंगा, मैंने मान लिया m मिनट में ये काम हो जाता है। मुझे बस अब m की वैल्यू निकालनी है, मुझे इक्वेट करना है। यहाँ पर जो पानी गिरा वो, यहाँ से जो पानी निकला वो, उनको इक्वेट करना है बस। कर दें फिर काम, चलो। तो टंकी में जो पानी गिरा है, टंकी की लंबाई चौड़ाई बताओ सर। वो तो है 200 गुणा 150, किस चीज़ में ले रहे हैं हम, मीटर में ले रहे हैं सब कुछ, ठीक है भाई, मीटर में। 200 गुणा 150, कितनी हाइट तक पानी उठाया उसने, 2 मीटर तक। तो टंकी में तो इतना पानी गिरा है, ठीक है। टंकी में गिरने वाला पानी, ये जो पाइप से पानी निकल सकता है m मिनट में, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। देखते हैं पाइप की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3.2 मीटर एंड 5/4 मीटर, तो 3.2 मीटर एंड 5/4 मीटर। स्पीड बताती है कि कितनी दूरी तक का पानी आ जाएगा कितने टाइम में। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक का पानी आ जाएगा, 1 घंटे में, ठीक है जी। तो 1 घंटे में कितनी दूर की वो आ जाएगी, कितनी दूर तक का पानी खत्म हो जाएगा, कितनी दूर तक का पानी आकर गिर जाएगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक का। और मैं निकालना चाह रहा हूँ मिनटों का मामला, तो मिनटों में भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो भाई 20,000 मीटर, मीटर में लिख रहे हैं 20,000 मीटर, इतनी दूर का पानी आकर गिर जाएगा। लेकिन मुझे तो 1 मिनट में चाहिए। अगर 1 घंटे में इतना आ रहा है तो मैं 60 से डिवाइड कर दूँ। 1 घंटे में इतनी दूर का पानी आ जा रहा है तो मैं 60 से डिवाइड कर दूँ। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में इतनी दूर का पानी आ जाएगा। अब बोलोगे सर 1 मिनट में इतनी दूर का पानी आ जाएगा, तो इतनी लंबी पाइप खाली हो जाएगी। कितनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची पाइप खाली हो जाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना पानी आ जाएगा, ठीक है। और m मिनट में वो अपना जो काम है वो हो जाता है, तो गुणा में m मिनट। m मिनट में हुआ है ना अपना काम, m मिनट में इतनी हाइट तक चढ़ाए ना, तो गुणा में m। बस ये लिखेंगे हम। ये लिखने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आपको समझाना पड़ रहा है, बट एक बार समझ में आने के बाद हम सिर्फ ये लिखेंगे थोड़ी सी देर में। क्लियर है भाई? बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है, एक बार सोचने में वक्त लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी करता था मैं भी अनकंफर्टेबल हुआ था थोड़ा सा कि क्या यार है, कभी स्पीड पूछ ले रहे हो, कभी कुछ पूछ ले रहे हो, बट अभी बहुत ही ईजी है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखो जी, कर दें फिर काम। 2 0, 1 3 0 और एक इस 0 से ये 0 गई, 2 और 3 से कट गया। अच्छे m निकालना है तो सब कुछ उधर मेरे को लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो 5 से 3 पर 4 दूनी 8 दूनी 16, कुछ कटना बाकी है क्या। 200 इंटू 150, 2 मीटर्स तक बोला था, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्या मैंने कुछ
गलत काट दिया क्या? 3 दूनी 6 दूनी 12 8 96, मेरे ख्याल ठीक ही काट दिया। m इज इक्वल टू 96, 4 और 2 ये उधर जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 दूनी 96, m इज इक्वल टू 96, 96 गिवन है, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आ गई? तो कितना लिखना पड़ता है? सिर्फ ये वाला बस हमें समझना पड़ता है। एक और क्वेश्चन जो इस टाइप का आ सकता है, देखो रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर टैंक का इस डायमेंशन का है, ठीक है भैया। कितनी स्पीड पर पानी आना चाहिए, बोल रहा है कितनी स्पीड पर आना चाहिए। तो मैं पहले सीधा ऑप्शन देख रहा हूँ, 6 किलोमीटर पर आवर, फलाना किलोमीटर पर आवर। तो मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर पर पानी आ रहा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या मान लिया कि जब पानी x किलोमीटर पर आवर पर आता है तो ये जो भी सिचुएशन एग्जामिनर दे रहा है ये सेटिस्फाई हो जाती है। पानी उतने ऊंचे तक चढ़ जाता है जितने ऊंचे तक ये बोल रहा है, ठीक है। बस अब इक्वेट कर देते हैं कि टैंक में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाइप से कितना पानी निकल सकता है। तो ये बोल रहा है कि इस डायमेंशन के टैंक में 5 घंटे में 20 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान होता है स्टूडेंट के हिसाब से है। अब मैं तो भाई हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो गया हूँ, जल्दी से कर दूंगा, तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है। तो टैंक में पानी जो है 20 सेंटीमीटर तक ऊंचे आ जाना चाहिए, इतने लंबे और इतने चौड़े टैंक में। तो टैंक में कितना पानी इकट्ठा होएगा, 225 गुणा में 160, बिकॉज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो मैं 2 बार 100 इसके लिए और 100 इसके लिए 200 से गुणा कर देता हूँ, और गुणा में 20। इतना पानी हमें टैंक में चाहिए, ठीक है। पानी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो देखते हैं अब, ठीक है, कितना पानी निकल सकता है x किलोमीटर पर आवर से उस पाइप से। तो उस पाइप की डायमेंशन क्या है, उस पाइप की डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ओके। और 5 घंटे की ये बात कर रहा है, ठीक है जी। तो देखो अब ध्यान से देखिएगा, 40 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर की पाइप है, यानी कि पाइप की ये लंबाई और चौड़ाई दे दी 40 बाई 60, ठीक है। अब 1 घंटे में x किलोमीटर दूर तक का पानी आ जाएगा 1 घंटे में। तो x किलोमीटर को मैं बदल देता हूं मीटर में, 1000 से गुणा करके, तो 1 घंटे में इतनी दूर तक का पानी आ जाएगा। तो ये जो पानी है ये वो है जो 1 घंटे में भर जाता है, और उसने बता रखा है कि 5 घंटे में हुआ था ये जो भी काम हुआ था। तो ठीक है, 5 से गुणा कर देते हैं। 5 घंटे में कितना पानी आएगा, 5 घंटे में पानी आएगा इतना, a गुणा 5, 5 घंटे में इतना सारा पानी आ जाएगा, और वो पानी आकर 20 सेंटीमीटर ऊंचे तक चढ़ जाएगा। मैंने इक्वेट कर दिया दोनों चीज़ों को। अब x की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, ठीक, क्लियर है। कर दूं काम को, चलो। तो भाई 4 जीरो हैं इधर, 3 4 5 जीरो से 4 जीरो तो ये गई, 5वीं जीरो ये गई, ठीक है। 5 से 5 चौके 20, 5 5 25 45, 6 और 4 से कुछ कटेगा यहाँ पर, 4 से कट जाएगा ये 40 पर, 3 से तो ये कटेगा नहीं है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, अच्छा 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है 3 से, तो 2 से ये जाएगा 20 पर और 3 से ये जाएगा 15 पर, ठीक है। तो 15 दूनी 30 दूनी 60, इतना बड़ा उत्तर आ रहा है क्या गलती की है जी, वहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, यहाँ पर तो सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर मीटर को, यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में ही रहने दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये 100 से गुणा और कर देता हूँ, सिर्फ इसको नहीं किया था कन्वर्ट, बाकी सब तो सेंटीमीटर में था, ठीक, सॉरी माय मिस्टेक। तो 2 जीरो और कट जाएंगी, कैसे कटेंगी 2 जीरो, तो 2 जीरो 100 बनता है 20 और 5 से, 20 मैंने यहाँ से काट दिया, 5 मैंने यहाँ से काट दिया, 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब इतनी ज़्यादा चीज़ों की कटिंग हो तो थोड़ा सा ध्यान से हमें काटना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये एक और क्वेश्चन देखो, अब ये करोगे कि नहीं ये देखता हूँ। CGL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे रेक्टेंगुलर पाइप के थे, समझाने के लिए। अब पाइप जो है रेक्टेंगुलर हो, क्यूबॉइड जैसी हो, सिलेंडर जैसी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है, हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत भी नहीं है कि जो पानी इकट्ठा होएगा और जो पानी निकला है वो सेम है, उसका वॉल्यूम इक्वेट करना है। देखते हैं जी,
ये बोल रहा है कितना टाइम लगेगा भाई, हाउ लॉन्ग, इन्होंने मिनट में दे रखा है, तो मैंने मान लिया कि m मिनट में ये काम हो जाता है, जिसकी भी ये बात बोल रहे हैं, जिसकी भी ये बात बोल रहे हैं वो काम m मिनट में हो जाता है। अब मैं इक्वेट कर दूंगा कि m मिनट में कितना पानी निकल सकता है और कितनी ऊंचाई तक वो रहा है। तो वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। ओके, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 5.2 mm। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप ए कॉनिकल वेसल। अब ये कॉनिकल वेसल को भर रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, जो निकलने वाला पानी है और जो इकट्ठा होएगा पानी उसका वॉल्यूम इक्वेट करना है बस, ठीक है। कॉनिकल शेप में देगा तो हम कौन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूबॉइडल शेप में देगा क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो कौन में पानी इकट्ठा हो रहा है, उस डायमीटर एट द बेस, तो डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेप्थ है इतनी, तो कितना पानी इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा हुआ, ध्यान से देखिएगा कौन की बात कर रहा हूं, यहां पर भी पाई आएगा वहां पर भी पाई, बिकॉज यहां पर जो पाइप है वो सिलिंड्रिकल है, तो मैं पाई को पाई ही रखूंगा ताकि कट जाए। 1/3 पाई r स्क्वायर 20 × 20, कितनी हाइट तक पानी इकट्ठा हुआ 24, कौन में इतना पानी इकट्ठा हुआ, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, जितना m मिनट में पानी निकल सकता है, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं, अब कितनी दूर तक का पानी निकल सकता है वो कैसे पता चलेगा, एरिया ऑफ द बेस, इसका जो एरिया है इनटू हाइट, जितनी दूर तक का पानी आएगा, कितनी दूर तक का पानी आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस कितना है, इसका रेडियस है 5/2 mm, यहां पर मामला चल रहा है सेंटीमीटर में, तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर में बदल दें, मैं 10 से डिवाइड कर दे रहा हूं, 1/4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो पाई r स्क्वायर इंटू पानी की स्पीड क्या है, पानी की स्पीड है 10 मीटर तक का पानी आ जाता है 1 मिनट में। अच्छा, 1 मिनट में 10 मीटर, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000 सेंटीमीटर तक का पानी आ जाता है, गुणा में 1000, 1 मिनट के अंदर इतना पानी आ जाता है पाइप से बाहर, और m मिनट में अपना काम हुआ है तो गुणा में m मिनट में इतना पानी बाहर आया और इतनी हाइट तक कौन को भर दिया। अब इसको इक्वेट करेंगे बस, ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहां पर ये जो काम होएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं करता, सोच के हाँ ये बहुत ही प्यार से करता हूं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्यों, क्योंकि हम लिख बहुत कम चीज़ रहे होते हैं, ठीक है भाई। अब कर दूं, पाई से पाई कट गया, और ये इतना बड़ा है ना तो नोटबुक में तो छोटा होता है, दिख जाता है किस चीज़ से क्या कट रहा है, मेरे को मतलब बोर्ड पे इतना इजीली दिखता भी नहीं है कहाँ से क्या कट रहा है। तो 3 8 24, ठीक है, इस 4 और 4 इधर आ जाएंगे, इनसे यही काट देते हैं भाई, 4 से मैंने काट दिया 25 पर, ठीक है, 2 दूनी 2 पंजे, ठीक है, यहाँ पर 25 2 मतलब 2 बार 5 है, तो 2 5 मैंने उठाए, 1 5 से 4 पर, 1 5 से 4 पर, और कुछ कटने लायक है, और कुछ कटने लायक है नहीं, तो ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा, 4 चौके 16 8 128, 128 का डबल 256, देखते हैं बात बनेगी कि नहीं, 5 नीचे आएगा, 5 इज इक्वल टू m, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 512/10, यानी कि 51.2 मिनट्स। यहाँ पर कई बच्चे जो हैं 51 मिनट 20 सेकंड को मार देंगे, जो कि गलत है भाई। ये 0.2 का क्या मतलब होता है, 0.2 का मतलब होता है 2/10, यानी कि 1/5 मिनट, और 1/5 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना होता है, यानी कि 12 सेकंड। पॉइंट के बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो होती हैं आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100, लेकिन घंटे और मिनट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, घंटे से मिनट में, मिनट से सेकंड में, तो वो जाते हैं आउट ऑफ 60। ऐसे कभी भी मत करना टाइम में 51.2, 51 मिनट 20 सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगा 2 पॉइंट कुछ भी, मान लो 2.2 डेज, तो क्या बोल दोगे, 2 दिन 2 घंटे, क्यों 2 दिन, और उसके बाद आप देखोगे मान लो पूरे दिन को मैं 24 घंटे का मान रहा हूँ, तो 1/5 आउट ऑफ 24 इतने आवर्स, ये देखें ना चीज़ कितने में से मेजर हो रही है। तो 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो इसका मतलब है 1/5 मिनट, मिनट का 1/5वां हिस्सा, तो 60 से गुणा करके आएंगे ना सेकंड, तो 51 मिनट 12 सेकंड, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट,
ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल। एक क्यूब को एक रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर जो है इमर्स कर दिया गया है। तो इसको मैं आपको रंगीन तरीके से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो एक वेसल है, इसका 2D वर्जन में दिखा रहा हूँ आपको सामने से। मान लो यहाँ पर पानी है और इसके अंदर एक क्यूब को मर्ज करेंगे। तो जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, जब क्यूब इसके अंदर जाएगा तो पानी कुछ ऊपर उठेगा। तो सिंपली हमें क्या पता है, ये पानी कितना ऊपर उठेगा, ये जो पानी ऊपर उठा है ये इतना ऊपर क्यों उठा है, ये किस चीज़ के बेस पर ऊपर उठा है, ये ऊपर उठा है मेरे भाई इस क्यूब का कितना वॉल्यूम है उसके बेस पर। जितना भी पानी ये ऊपर उठा है ना, जितना भी ये पानी ऊपर उठा है, इस पानी का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम सेम है बस। ठीक है, तो दैट्स इट। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम है 15 × 15 × 15। जितना ज़्यादा क्यूब का वॉल्यूम, पानी इतना ही ऊपर उठ जाएगा। और जितनी हाइट तक ये ऊपर उठा है उसको मैंने मान लिया h। अब ये मैंने तो 2D वर्जन आपको दिया है, एक्चुअल में तो ये 3D चीज़ है। ठीक है, h हाइट तक पानी उठ गया। कौन सी वेसल के अंदर, जिस वेसल की लंबाई और चौड़ाई 15 थी। मतलब वैसे तो एक्चुअल में ऐसी होएगी ना वेसल, ये तो आपको तो मैंने एनिमेट करके दिखाया है। एक्चुअल में तो पानी ऐसे एक 3D लेयर के रूप में होएगा। तो वेसल की लंबाई 15, चौड़ाई लंबाई 20, चौड़ाई 15, 20 × 15 और h हाइट तक पानी उठ गया ये डुबोने के कारण। तो क्यूब का वॉल्यूम, कहीं पर भी कोई भी चीज़ डुबोई जाए तो उसका वॉल्यूम और पानी जितने ऊपर आया है उस पूरी लेयर, पानी की लेयर का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। ठीक, लो जी, 15 से 15 गया, 5 चौके 20, 5 × 15, 15 × 45/4 इक्वल टू h, देयरफॉर 11.25 मीटर। ऑप्शन सी। ठीक, ई बताइए, ये देखता हूँ बताओगे कि नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 13 √ 281 एंड 20 लीनियर यूनिट्स। लीनियर यूनिट्स का मतलब क्या है, यानी कि सेंटीमीटर, मीटर। स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्यूबिक यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो जस्ट जो भी यूनिट है वो यूनिट नहीं बताना चाह रहा, कि जो भी यूनिट है उतना है। ठीक है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। तो उसने हमें क्या बताया है, उसने बताया है द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसने आपको, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, उसने आपको ये डायगोनल बता दिया। तो इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी, इस डायगोनल की लंबाई होगी √L² + h²। उसने आपको ये डायगोनल बता दिया और उसने आपको ये डायगोनल बता दिया। इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी, इस डायगोनल की लंबाई हो जाएगी √B² + h²। भैया ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको सारे डायगोनल्स की लंबाई पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये h है, हाइट। और इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी, जो फेस पर जो डायगोनल है, मेन डायगोनल की बात नहीं कर रहा। तो ये तो लेंथ है L और ये क्या है, ये ब्रेड्थ है, देखो B B B। तो इसकी लंबाई हो जाएगी √L² + B²। तो उसने हमें डायगोनल्स की लंबाइयाँ बता दी। ये L² + h² होगी। मैंने B लिख दिया क्या, शायद h ही लिखा होगा। तो उसने हमें जो फेस पर डायगोनल्स हैं उनकी लंबाइयाँ बताई हैं। ये नहीं पता कि कौन सा क्या है, बस हमें ये पता है कि इनमें से एक √L² + B² है, एक √L² + h² है, एक B² + h² है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। तो मैंने क्या कर लिया, ये मत सोचना कि मैं किसके सामने क्या लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि L² + B² की भी एक वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं रेंडमली लिख देता हूँ। ठीक है, तो L² + B² पहले वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। ठीक है, अगले में दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। मान लो मैंने ऐसे कर दिया L² + B² = 13, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया L² + B² = 169, √ हटाने के लिए। ऐसे ही अगले में B² + h² = 281। ऐसे ही अगले में h² + L² = 20 का स्क्वायर 400। ठीक है जी, उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। हालांकि आपको एक चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक हो सकती है कि ये 13 है, कहीं 5 12 13 का ट्रिपलेट तो नहीं है, और उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं, बट मैं उस वे में नहीं जाऊँगा।
जिस वजह से हमें निकालना पड़ेगा उससे जाऊंगा, ठीक है। ओके, देन दी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? टोटल सरफेस एरिया होएगा जी ये, ओके। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी बात हो रही है। सोचो, फिर उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। सोचो, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका, ऐसी सिचुएशन कई बार आती है हमारे सामने जब एग्जामिनर हमें a प्लस बी की वैल्यू दे दे, b प्लस सी की वैल्यू दे दे, c प्लस ए की वैल्यू दे दे और हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी हो। तो जब हम इन सबको जोड़ रहे होते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का डबल आता है, 2 बार एल स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार एच स्क्वायर। तो क्या आएगा? 2 बार एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू इन सब का सम। मैं आपको इससे भी एक छोटा तरीका बताऊंगा, बट पहले इससे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 2 से इसको काट दूंगा, फिर कुछ और वैल्यू आ जाएगी। जी हाँ, है इतना तो आप कर लोगे। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको बी प्लस एच पता है? हाँ जी सर पता है। तो आपको एल स्क्वायर भी पता लग जाएगा। आपको एल प्लस बी पता है, जब आप बी प्लस एच घटाओगे इसमें से तो एल स्क्वायर भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो बी स्क्वायर की आ जाएगी, बी की आ गई तो एच की आ जाएगी। तो हम इस तरीके से बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट मैं इससे नहीं बताऊंगा। आपको बस ये पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। अब एक दूसरा इससे भी छोटा तरीका बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए गिवन हो, तो आप किन्हीं भी 2 को जोड़कर तीसरे को घटाओगे ना, किन्हीं भी 2 को एक टीम में ले लो और इस तीसरे को घटा दो, तो आपको एक चीज का डबल मिल जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं ऊपर वाले 2 में से इसको घटाऊंगा तो यहां पर है c प्लस ए, ऊपर जो a और c है वो तो कट जाएंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर, ऊपर a प्लस 2b प्लस सी आएगा, उसमें से नीचे वाले को घटाऊंगा तो c और a तो कट जाएंगे, 2 बार b बचेगा। तो मैं इन 2 को एक टीम में लेकर इसको घटाऊंगा तो 2b आएगा। तो अगर 2b आएगा तो मैं उसको हाफ कर दूंगा तो b आ जाएगा। तो जिस टीम को मैं घटा रहा हूं उसके अंदर जो नहीं है ना वो आएगा। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि अगर मैं, क्योंकि एक बार एक वैल्यू मिल गई ना उसके बाद सारी मिल जाएंगी। अगर मैं इन दोनों में से इसको घटा दूं तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके अलावा इन दोनों में से इसको घटा के हाफ करूंगा तो यहां पर बी नहीं है, तो मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। खत्म बात। करके देखो, एल स्क्वायर और एच स्क्वायर से कट जाएंगे, इनको मैं घटाऊंगा तो 2 बार बी स्क्वायर बच जाएगा। इन दोनों को जोड़कर इसको घटाऊंगा, 2 बार बी स्क्वायर बच जाएगा, उसको हाफ कर दूंगा। तो सिंपल, इन दोनों का सम क्या आ रहा है भाई? 9 और 1 10, 1 कैरी, 8 और से 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 450 बटे 400, 50 बटे 2 25। तो देखो आपको एक चीज की वैल्यू मिल गई। अब आपको सब कुछ मिल गया। क्यों? यहां पर रखोगे ये मिल जाएगा, यहां पर रखोगे ये मिल जाएगा, है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर बी स्क्वायर 25 है तो 5 12 13, ये तो आपको पता लग गई गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट। तो एल इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर मैं बी स्क्वायर को यहां पर रख दूंगा 25, तो ये दूसरा ही पता चल जाएगा। 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 256। तो एच इज इक्वल टू 16, ठीक है। हाँ, अब आपको लेंथ सबसे लंबी लेनी थी तो अब इसको एल मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, अदरवाइज उनकी जरूरत नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं पूछता जिसमें स्पेसिफिक एल पता करना पड़े, ठीक है। कंबाइंड ही चीज पूछता है। उसने आपसे ये चीज पूछी थी तो अभी ये हम बता देंगे, इजीली बता देंगे। समझ में आ गई बात? बता दें फिर ये। तो अब इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं? कई बार बच्चे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। भाई आप ऊपर नीचे बड़े इजीली जोड़ सकते हो। तो इसको पता है कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है यहाँ पर। 5 × 12 60, 16 5 80, 16 × 12 192। मैं इनको जोड़ के फिर डबल करता हूँ। 2 9 और 8 17 और 6 23, 2 332 का डबल 664, ऑप्शन सी। ऐसे करता हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये जानबूझ के लिए मैंने CDS में आए हुए हैं कि अगर ये आपको दिखेंगे तो एक तो आपके बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहे हैं यहाँ से, है ना, और एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है ये भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मिनिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करवा रहा, आगे मैं करवाऊंगा। इस चीज़ को पिघला कर ये 2 चीज़ें बना दी तो इनका वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी करवाऊंगा, ठीक है। ईजी वाले सारी तरह के करवाऊंगा। ये बताऊँ,
द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। तो एक क्यूबॉइड है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो मैं इसको नहीं लेता, किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ होता तो, ठीक है, बट अब आया हुआ है तो ये आ सकता है। तो किसी क्यूबॉइड के हम एग्जाम में ये चीज़ नहीं बनाएंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये है, ये हम नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक। तो ये हम बनाएंगे नहीं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि एक डायगोनल की लंबाई उसने x दे दी, तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट मान लो, इसको एक को b प्लस एच मान लो। तो ऐसे ही मुझे एक बात पता है, क्या, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो ये वाला डायगोनल, ये लेंथ है और ये h है, इसको h मान लेते हैं, चलो। तो ये वाला डायगोनल क्या होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बताता हूँ, दैट इज L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने ये मान लिया कि L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हमें पता है L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब कुछ मैं रब कर रहा हूँ। एक डायगोनल की लंबाई क्या होगी, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, दूसरे डायगोनल की लंबाई होगी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, तीसरे डायगोनल की लंबाई होगी एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। फेस पर जो डायगोनल है उनमें से एक को उसने x बोला है, एक को y बोला है, एक को z बोला है। तो क्या मैं मन ही मन में ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी एक डायगोनल को x, एक को y, एक को z। अब उसने बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होएगा। अब ये वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, ऐसे रटोगे तो पता नहीं क्या क्या रटना पड़ेगा। इन चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। L की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू, तो थोड़ी देर पहले वही टेक्निक मैंने आपको बताई थी। सोचो, अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के सम में से इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर L नहीं है ना, देखो इन दोनों का सम करूंगा तो आएगा H और B है, H और B से ये H और B कट जाएंगे, 2 बार L आएगा। तो अगर मुझे L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के सम में से ये घटाना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2, ये L स्क्वायर की वैल्यू होगी। L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी, क्या ये रटना है, नहीं ये रटना नहीं। ये सिचुएशन कई बार आएगी, टाइम एंड वर्क में कई बार आएगी, कई जगह आएगी ये सिचुएशन, उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अगर आपको ध्यान हो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर आई थी, जब मैं इन दोनों के सम में से इसको घटवा रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यू a प्लस बी, इसकी वैल्यू a प्लस सी और इसकी वैल्यू b प्लस सी, अगर आपको ध्यान हो तो। ये सेम सिचुएशन अलग अलग फॉर्म में आ रही है, बस उसमें आपको एक्सपर्ट बना रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक, क्लियर है भाई, ओके। तो इसी तरीके से अब आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, मुझे पता है लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आएगी, किन्हीं भी 2 का सम और तीसरा घटा दिया बटे में 2। और हाइट की वैल्यू क्या आएगी, किन्हीं भी 2 का सम और तीसरा घटा दिया। तो ये फॉर्मूला कहाँ पर बन रहा है, 2 का सम और तीसरा घटा दिया, ये यहाँ पर बन रहा है, देखो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में से एक्स को घटाया, जेड और एक्स में से वाई को घटाया, एक्स और वाई में से जेड को घटाया, तो एक जगह लेंथ आ गई, एक जगह ब्रेड्थ आ गई, एक जगह हाइट आ गई, और नीचे क्या होना चाहिए था, 3 बार √2। तो ये 3 बार √2 पड़ा भाई। 3 बार √2 का मतलब क्या है, √2 √2 √2 2 √2, ये वाला है। तो क्या आगे से आप इसको रटोगे, क्यों रटेंगे हम इसको, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है CDS में, ठीक है, अपने एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो ये बताओ भाई, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का जो सम है दैट इज इक्वल टू 22, ओके। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ होती है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगी 196, ओके जी। इफ S इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डायमेंशन, तो S क्या है, सम ऑफ द क्यूब्स, यानी कि S है L क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एच क्यूब, ओके। एंड V इज द वॉल्यूम, तो V है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू बताओ, S-3V। अब आपको मजा आ जाएगा ये चीज देख के। S-3V का क्या मतलब है, देखना आपको कुछ याद आएगा। तो इसका मतलब है L क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस 3LBH। ध्यान आया कि नहीं आया, अलजेब्रा के अंदर सबसे बेसिक जो बार बार जो फॉर्मूला आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होएगी,
ये होएगा L प्लस बी प्लस एच इंटू, इसके आगे इसके कई रूप हैं, मैं सबसे बेसिक रूप यूज करूंगा अभी आपके सामने, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ताकि आप ये भी फील कर पाओगे अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, कि कई बार अगर आपको इसके 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, मैंने क्या बताया कि कई दिनों के बाद आपको हो सकता है फॉर्मूले याद भी ना रहें, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि सिर्फ इनके बेस पर वो सारे फॉर्मूले याद करने भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको याद नहीं है तो बहुत ही गोल्डन चीज़ आप यहाँ पर समझ जाओगे कि हाँ क्यों हमें ऐसी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है जो हम ऑन द स्पॉट, जो हमें याद ना रख के, हमें कम से कम याद रख के भी हम चीज़ों को तेज कर पाएं, ये अप्रोच ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये नहीं है कि सब कुछ रटते हुए चलेंगे। अगर आपको वो चारों फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे बेसिक ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, देखना इससे कैसे निपटाते हैं। LBH क्या है 22, ठीक है, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या है 196, माइनस आपके पास ये नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भैया एक ये चीज़ याद रख लेना बस कि इसके स्क्वायर के अंदर एक तो ये आता है और एक आता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, वो इन तीनों में से कोई भी दो उसको देनी ही पड़ेंगी। मैंने बताया था उसकी मजबूरी है अगर ये फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहा है तो उसने क्या क्या दे दिया, उसने ये दोनों दे दी। देखो तो मैंने आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि इसके स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, तो इसका स्क्वायर है 484, उसमें से मैं घटा दूंगा 196, तो जो चीज़ हमें चाहिए उसका डबल आ जाएगा, तो मैं उसको हाफ भी कर दूंगा बाद में। 14 में से 6 गए 8, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गए 2, इसके कर दूंगा बटे में 2, 144 हमें चाहिए था 144, दैट्स इट। 22 इंटू 52, यूनिट डिजिट 4 आएगा, नन ऑफ दीज है तो क्या ही करें, 22 दूनी 44, 22 5 110, 1144, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट CGL-Tier 2 का क्वेश्चन है भाई। देर इज अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, उसकी स्मॉलेस्ट साइड, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसकी 20, ठीक है, उसकी सबसे लार्जेस्ट साइड जो है दैट इज इक्वल टू 40, बड़ी से बड़ी साइड उसकी 40 है, छोटी से छोटी 20 है, तो जो मीडियम साइड है वो क्या हो सकती है, ये हो सकती है, देखो उसकी बड़ी से बड़ी साइड 40 है, तो ये 40 से बड़ी तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फिर 40 से बड़ी होगी तो लार्जेस्ट 40 कहाँ बचेगी, और ये 20 से छोटी नहीं होगी, तो ये जो मीडियम साइड है ये 40 से पार नहीं जा सकती और 40 के बराबर भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि 40 के बराबर या उससे पार नहीं जाएगी, इसकी मिनिमम लिमिट है 20 के बराबर या कम नहीं आएगी। तो मैंने एक बार इसकी मिनिमम यूनिट को मान लिया, मैंने मान लिया कि ठीक है यार, मैंने मान लिया कि ये मिनिमम 20 के बराबर भी नहीं आ सकती, बट ठीक है मान लो अगर ये 20 के बराबर आ भी गई तो क्या होगा वॉल्यूम, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16,000 वॉल्यूम होएगा। तो देखो ये 20 के बराबर नहीं हो सकती, इसको 20 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 16,000 के बराबर नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही होना पड़ेगा, 16,000 इज लेस देन वॉल्यूम। ऐसे ही मैंने मान लिया कि ये मिडल साइड है, ये 40 के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं इसको 40 के बराबर मान लूँ, ये 20 है, मिडल वाली 40 है, बड़े वाली 40 है, 4 चौके 16 दूनी 32, तो वॉल्यूम 32,000 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 40 के बराबर होगी तो ये तो कभी भी 40 के बराबर हो नहीं सकती, तो वॉल्यूम भी कभी भी 32,000 के बराबर नहीं होएगा। ये हमेशा 40 से छोटी है तो वॉल्यूम भी हमेशा इससे छोटा होएगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 16,000 और 32,000 के बराबर नहीं हो सकता, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा, उस रेंज में घूमेगा। इसके बीच में जो भी उत्तर है वो ठीक है, इससे इस रेंज से बाहर जो भी उत्तर है वो गलत है। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या वॉल्यूम 19,000 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बिरादर, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। 12,000 देखो इससे छोटा है, 36,000 देखो इससे बड़ा है, 40,000 देखो भाई इससे बड़ा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन हमने करने थे, अगली वीडियो के अंदर और क्वेश्चन करेंगे। तो भाई पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपने वहाँ पर ज़रूर बताना है। ठीक है, ज़रूर फीडबैक दिया करो और दिल नहीं तोड़ना तैयारी से। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कभी नीचे कभी ऊपर चलती रहेगी, कभी मॉक टेस्ट में ऊपर नीचे मार्क्स चलते रहेंगे, बस एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है। किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है कि आप रोज़ काम कर रहे हो बस। ठीक है,
मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैथ्स में 1% भी दिक्कत हो ही नहीं सकती, और जो बाकी फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। और सबसे मेन बात देखो, एक टीचर की 2 क्वालिटीज़ आपको हमेशा देखनी चाहिए। पूरी लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखोगे तो 2 चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए आपको किसी भी बंदे को अपना मेंटर बनाने से पहले, कि नंबर 1 वो बंदा कैपेबल हो। भैया आप किसी से बॉक्सिंग सीखने जा रहे हो तो बॉक्सिंग सिखा पाए। एंड नंबर 2 वो ऑनेस्ट हो। मान लो कोई कैपेबल तो है पर ऑनेस्ट नहीं है, क्या पता रुपए के चक्कर में आपको क्या बेच देगा, क्या चीज़ दिखा देगा, 100% ऑनेस्ट नहीं है। तो मान लो वो ऑनेस्ट है बट कैपेबल नहीं है, तो वो सिखाना तो चाह रहा है बट बेचारे में कैपेबिलिटी नहीं है, उस कारण नहीं सिखा पा रहा है। तो ये कॉम्बो होना ज़रूरी है। तो जो अपने फैकल्टीज़ हैं उनको लेते वक्त इन दोनों चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है कि जो अपने टीचर्स हैं वो ऑनेस्ट भी हों, बच्चों के प्रति ऑनेस्ट भी हों, कि उनको फालतू की चीज़ें ना कराएं, सिलेबस से ध्यान उनका रहे, नौकरी दिलवाने से ध्यान रहे, ना कि फालतू की हवाबाजी करने से। नंबर 2 वो कैपेबल भी हो, एनफ एक्सपीरियंस्ड हो, वो समझा सकें, टीचिंग स्किल उनकी बढ़िया हो, उनका कंटेंट में दम हो। टीचर की कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि उसकी टीचिंग स्किल बढ़िया है और कंटेंट बढ़िया लाने की स्किल भी है उसके अंदर, बढ़िया कंटेंट हो और उस बढ़िया कंटेंट को समझा पाए, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश हो रही है, ठीक है भाई। और बाकी अपने ग्रुप के अंदर मैं आपको हर तरह की गाइडेंस दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लिया करो, है लगभग मैं रेगुलर आपके टच में रहता ही हूँ। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, हैं दिल छोटा मत किया करो, लगे रहो बस, अब की बार कमाल करना है।